बट अगर ऐसे कीलेटिंग रिंग्स है, अगर कीलेटिंग रिंग्स है तो सल्फेट कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, लेकिन अगर कीलेटिंग रिंग्स नहीं है तो सल्फेट विल नॉट एक्ट एज अ कीलेटिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो सल्फेट भी कीलेटिंग रिंग जैसे बना सकता है 4 मेंबर्ड, लेकिन अगर वो पहले से 2 बाइडेंटेड कीलेटिंग रिंग्स हो। यहां पर इसका मुश्किल है, लेकिन यहां पर भी अपन बोल सकते हैं कि ये बना सकता है। द रीजन इज अगेन द सेम रीजन फॉर मी, द कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6। वो कोऑर्डिनेशन नंबर देख के अपन को पता चल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पूछा है कि बताओ सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड होगा या फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होगा या मोनोडेंटेड होगा, तो अपन कहेंगे अब तो ये डिपेंड करेगा। वैसे तो मैं मोनोडेंटेड लिखूंगा उसको, बट डिपेंड करता है कि किस लिगेंड के साथ आपने उसको लिखा हुआ। अगर आप नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 6 बनाने के लिए मैं सल्फेट को फ्लेक्सीडेंटेड अज्यूम करूंगा। मतलब वो 1 भी हो सकता है, अगर ऐसे होता तो 1 मोनोडेंटेड है। और ये पार्ट सिर्फ आप कब कर सकते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी भी सल्फेट फ्लेक्सीडेंटेड जैसे बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ऑक्टेड्रल है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तभी ये फ्लेक्सीडेंटेड जैसे हो सकता है। तो ये आपका सल्फेट वाला पार्ट है, जब वो फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है तो वी कैन राइट लाइक दिस। सर बोलो सर, तो फिर एम्बिडेंट लिगेंड्स और इसमें मतलब कुछ क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, दोनों डोनर एटम सेम है। एम्बिडेंट में कभी डोनर एटम सेम नहीं हो सकते। एम्बिडेंट में हमेशा डोनर एटम डिफरेंट होंगे। सर पर फ्लेक्सीडेंट में ऐसा नहीं है ना कि हमेशा डोनर एटम सेम होने चाहिए? नहीं, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तब मैं इसको डोनर भी बोलूंगा, फ्लेक्सीडेंटेड भी बोलूंगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में तो फ्लेक्सीडेंटेड लाना होगा मुझे। भाई मैंने ये थोड़ी कहा कि भाई ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड आर एम्बिडेंट लिगेंड। बाइडेंटेड भी हो सकता है एम्बिडेंट लिगेंड। दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंट लिगेंड। ये एम्बिडेंट लिगेंड भी है और बाइडेंटेड भी, बट नॉट फ्लेक्सीडेंटेड। ये एम्बिडेंट भी हो गया, और अपन को क्वेश्चन में बताया भी था ऐसे। ये एम्बिडेंट भी हो गया, फ्लेक्सीडेंटेड भी हो गया। भाई एम्बिडेंट भी हो गया क्योंकि सल्फर भी डोनर एटम हो सकता है ना, ऐसे बनाएंगे अपन। तो अलग अलग एटम से भी डोनर एटम हो सकता है। ओके सर। बट अगर ये 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बनाएगा, जैसे अपन को एक उसमें गिवन था शायद ऐसे, ये वाला तो गिवन ही था अपन को, then this will not be flexi-dentate, ये bidentate ही होगा because 5 membered ring बना। हाँ सर, समझा। सर पर EDTA में भी रिंग ही बन रहा था ना? हाँ, तो EDTA में 5 रिंग्स बन रहे थे। उसको फिर एम्बिडेंट क्यों नहीं बोल रहे? एम्बिडेंट लिगेंड EDTA को सर बट समझा। उसमें ना ओके सारे के सारे ना एम्बिडेंट लिगेंड, उसमें ना सारे के सारे ना, क्योंकि 5 मेंबर्ड बन रहे थे इसलिए अपन एम्बिडेंट का मतलब हो गया कि कहीं से अलग अलग टाइप के डोनर एटम्स। भाई अलग अलग टाइप के डोनर एटम है तो उसमें या तो चारों डोनर एटम होंगे ऑक्सीजन, या फिर उसमें अपन कहेंगे कि भाई
नाइट्रोजन डोनर एटम है तो 6 के 6 डोनर एटम हो जाएंगे। एम्बिडेंट लिगेंड में मतलब ऐसा कभी हो नहीं पाएगा ना कि सिर्फ नाइट्रोजन डोनर कर पाए, सिर्फ ये दोनों डोनेट करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इधर CH2 CH2 भी, मतलब या तो ये ऑक्सीजन के साथ ये चार ही डोनर कर सकते हैं, बस ये नहीं कर पाएंगे कभी भी, तो एक ही टाइप का लिगेंड हो गया। या फिर सारे के सारे 6 डोनेट करेंगे। अगर ऐसा होता कि कभी ये डोनेट कर लेंगे कभी ये डोनेट कर लेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर अपन कहते हैं एम्बिडेंट भी हो सकता है। लेकिन इसमें या तो ये चारों डोनेट करेंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे, या फिर 6 के 6 करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि ये वाला डोनेट करेगा ये डोनेट नहीं करेंगे। जबकि एम्बिडेंट में क्या होता है, या तो ये डोनेट करेगा या ये डोनेट करेगा, या दोनों डोनेट कर सकते। मतलब इसका भी इंडिविजुअल हो सकता है ना, इसका इंडिविजुअल कभी नहीं हो पा रहा कि सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करेंगे ऑक्सीजन नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, अब किसी को और डाउट है कोई? शायद किसी ने कुछ और भी भेजा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं फिर अपन पढ़ते हैं। पेपर 1 का 49 में आंसर ऑप्टिकली एक्टिव और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना होगा। ठीक है, पेपर 1 में ना अपन एक बार चेक कर लेते हैं पेपर 1 को, क्वेश्चन नंबर 49। चलो देखते हैं पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें क्या करना है अपन को, ऑप्टिकली एक्टिव और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही, आप उसको पढ़ो ना, अपन ने लिखा तो है, मतलब वो सोल्यूशन बनाने का रीजन ही है कि आराम से बैठ के लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये नीचे होता और ये ऊपर होता, इधर तो ये दोनों ऊपर है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये ऊपर है ये नीचे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है वही इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इसलिए ज्योमेट्रिकल भी नहीं हो सकता, इजेड भी नहीं बता सकते अपन। तो इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं, ये तो हुई पेपर की बात। अब मैं इसको हटाता हूं, अब आगे पढ़ते हैं अपन, लास्ट टाइम पढ़ रहे थे जो, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो अपन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। और मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, थोड़ा रिवाइज करके तो आना ही चाहिए आपको, मैंने आपको बताया था क्या हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स में कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो अपन ने लिखा था भाई अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट पढ़ रहे थे अपन, तो अपन ने लिखा था रिएक्टिविटी रेशियो, है ना, रिएक्टिविटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टाइप ऑफ CH बॉन्ड, नंबर ऑफ टाइप ऑफ CH बॉन्ड, ये पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ टाइप ऑफ CH बॉन्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा भाई CH3 CH2 CH3 है, और इसको रिएक्ट करते हैं अपन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जैसे मैंने कहा था ब्रोमीन के लिए 127, इसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक बनेगा ये, दो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे कि ये है A और ये है B। मैंने दो प्रोडक्ट बनाए A एंड B। आई थिंक विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको ठीक ठाक दिख रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। अब अपन क्या करेंगे ना, इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अपन कहेंगे अच्छा एक बार यहां से बनाया आपने हाइड्रोजन निकाल के, एक बार यहां से बनाया, एक बार यहां से बनाया, यहां से हाइड्रोजन निकाल के बनाओ
तो भी यही बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल के बनाओ तो भी यही बनेगा। हम कैसे बताएंगे? आईयूपैक नेमिंग से। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अमाउंट ऑफ ए की बात, अमाउंट ऑफ ए, तो अपन कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू रिएक्टिविटी रेशियो। ये तो 1 डिग्री से बनाया हुआ है आपने, और 1 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो कितना होता है? 1। और कितने सीएच बॉन्ड है वो 1 डिग्री? आपने कहा नंबर ऑफ टाइप ऑफ सीएच बॉन्ड उस टाइप के, तो इस टाइप के सीएच बॉन्ड 1 डिग्री कितने हैं? 6। तो मैं 6 ले लूंगा, ये मेरे पास आंसर आएगा 6 अमाउंट। कैसे किया अपन ने? हमने कहा भाई सीएच बॉन्ड, क्योंकि ये जो बना रहे हो ना आप, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ये 1 डिग्री सीएच बॉन्ड से बना रहे हैं। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सीएच बॉन्ड कितने हैं? 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, क्योंकि यहां लिखो सीएल या यहां लिखो सीएल, आईयूपैक विल रिमेन सेम। तो फिर अपन कहेंगे वैसे 6 थे, तो पहले तो मैंने लिखा कि भाई 1 डिग्री सीएच बॉन्ड का रिएक्टिविटी रेशियो अपन को पता है ना, क्लोरीनेशन में लिखा था 5:3.8:1। तो 1 डिग्री सीएच बॉन्ड का 1 लिखा था ना अपन ने रिएक्टिविटी रेशियो, वो लिखा मैंने, तो ये 1 हो गया, और ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 क्यों? क्योंकि 6 सीएच बॉन्ड थे ना, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सीएच बॉन्ड। जो 1 डिग्री से आप प्रोडक्ट बना रहे हो वैसे कितने सीएच बॉन्ड है? 3 यहां पर है और 3 यहां पर सीएच। ठीक है, तो अपन लिखेंगे भाई अमाउंट ऑफ बी। अमाउंट ऑफ बी लिखोगे तो मैं लिखूंगा भाई इसका रिएक्टिविटी रेशियो कितना? 3.8 मल्टीप्लाई बाय, बताओ कितने सीएच बॉन्ड हैं 2 डिग्री वाले, क्योंकि अपन ने ये जो सीएल बनाया है, बी प्रोडक्ट बनाया है, वो सीएच बॉन्ड को ब्रेक करके बनाया, तो वैसे ब्रेक करके बनाएंगे तो कितने सीएच बॉन्ड है? 2, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 2 प्रोडक्ट बने, अपन ने दोनों के अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब अपन टोटल अमाउंट की बात करें। टोटल अमाउंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास आया 13.6। क्या लिखा अपन ने? 13.6। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऐसे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ ए। ए कैसे बनाया अपन ने? ये कितना आ रहा था? 6/13.6 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ बी 7 बी कितना बना? अमाउंट ऑफ बी 7.6, और टोटल कितना है ये, तो उसका परसेंटेज बता देते हैं। तो बी मेरे पास आया 55% के आसपास, और ये मेरे पास आया 45% के आसपास। ये लो भाई, मेरे पास ए और बी का परसेंटेज आ गया। मुझे क्या करना पड़ता है कि भाई जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सीएल जो रिप्लेस कर रहे हो वो कितने डिग्री कार्बन एटम से कर रहे हो? 1 डिग्री से, तो रेशियो हो गया बात, क्योंकि वो अभी लिखा था ना मैंने 5:3.8:1, मैंने कहा था वो नंबर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया? कितने 1 डिग्री सीएच बॉन्ड है इस टाइप के? इस टाइप के मतलब इनको रिप्लेस करके, इनमें से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर सीएल लिखोगे तो आईयूपैक नेम सेम आएगा। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास दूसरे एग्जांपल में ऐसे, और इसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, और इसमें मैंने आपसे कहा कि भाई लाइट के प्रेजेंस में बताओ कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देख लेगा, इसके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ऐसे, इधर से, इधर से या इधर से, कहीं से भी लिखो, ऑल आर 1 डिग्री। तो अपन लिखेंगे भाई प्रोडक्ट जो बनेंगे वो ये बन जाएंगे। एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, आईयूपैक नेमिंग। दूसरा प्रोडक्ट अपन ये बना सकते हैं, थर्ड प्रोडक्ट अपन कहेंगे और बना लेंगे। भाई पहले अपन ने इससे हाइड्रोजन हटा के सीएल लगाया, फिर इससे हाइड्रोजन निकाल के सीएल लगाया, इससे हाइड्रोजन हटा के सीएल लगा देता हूं। तो अपन कहेंगे इसका आईयूपैक नेम और इसका आईयूपैक नेम तो सेम है, इसका आईयूपैक नेम और इसका, क्योंकि इसके आईयूपैक नेम में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको भी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये और ये तो सेम हो गए।
तो अपन कहेंगे भाई ये तो नहीं बन सकता, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो आप बना चुके हो, दिस इज नॉट डिफरेंट। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे कर लो इधर से। तो अपन कहेंगे ये और ये, इनका भी आईयूपैक नेम सेम है। कैसे? इसको भी आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 आईयूपैक नेम। तो ये भी होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका मतलब दो ही बनेंगे, इसके दो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बने। अब इसके अमाउंट की बात करते हैं। तो इसका अमाउंट जो बनेगा Cl के साथ, तो अपन ऐसे लिखेंगे, और इसको A लिख लेते हैं अपन, और इसको B कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ A लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री कार्बन से बनाया ना, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा 1 इंटू कितने, 9 हो गए, तो 9 हो गए। अमाउंट ऑफ बी की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ बी तो आपने 3 डिग्री से बनाया, ये तो 3 डिग्री है। तो अपन कहेंगे इसमें ना रिएक्टिविटी रेशियो तो 5 होता है, लेकिन ये 3 कितने हैं, एक ही था हाइड्रोजन, तो ये 5 हो गया। एक ही हाइड्रोजन था ना 3 डिग्री, तो और वही रिप्लेस किया अपन ने, तो एक ही CH बॉन्ड था, वो लिख लिया अपन ने और डिवाइड कर लिया। ये अपन को टोटल अमाउंट ले लेते हैं पहले। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ये 14 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, 9/14 मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, 5/14 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ किसका ज्यादा अमाउंट होगा, ए वाले का। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, जैसे इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ये तो 1 डिग्री से बनाया, फिर भी मेजर प्रोडक्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने बताया रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी चेक करनी है, हम चेक करके बता देंगे अपना कुछ। अगर मान लो अपने पास ऐसे हो, मैं ऊपर वाले पार्ट पढ़ाता हूं इसको, है? अगर मान लो आप मेरे पास ऐसे बोलते कि आप ऐसे कैलकुलेट करो, मैं इसका सपोज करते हैं अपन ब्रोमिनेशन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, Br2H2। तो भी दो मोनोब्रोमिनेटेड कंपाउंड बनते हैं। हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड कंपाउंड? एक तो अपन ये बनाते हैं, और एक मोनोब्रोमिनेटेड कंपाउंड ये बनाते हैं। ये दोनों मोनोब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। क्या तो मुझे ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स के प्रोडक्ट बता सकते हो, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या होंगे ब्रोमीन वाले का रिएक्शन के? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ब्रोमीन वाले रिएक्शन में? इसको ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं। तो इसमें अगर मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ ए फॉर ब्रोमिनेशन, तो रिएक्टिविटी रेशियो तो 1 होगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन के लिए आपने क्या रिएक्टिविटी रेशियो बताया था, 3 डिग्री के लिए 1682:81 लिखा था आपने। ये 3 डिग्री के लिए, ये 2 डिग्री के लिए, ये 1 डिग्री। तो मैंने रिएक्टिविटी रेशियो लिखा 1 और मल्टीप्लाई किया कितने हाइड्रोजन से, इस टाइप के कितने CH बॉन्ड है, 9। ये हो गया 9। और अमाउंट ऑफ बी की अगर बात करोगे, तो बी में रिएक्टिविटी रेशियो 1600 और है कितने, एक ही CH बॉन्ड है, 3 डिग्री। बी आपने 3 डिग्री से बनाया था। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 1609। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 1609। ठीक। तो परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा भाई, अपन तो ट्रेसेस ही बता देंगे इसका। ये 99.9% ही हो जाएगा। ये तो ट्रेसेस ही हो गया।
भाई ये होगा 9/1609 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 1609 1600 डिवाइडेड बाय 1609 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपन क्या करेंगे, इस रेशियो को देख के ये तो बता सकता हूं कि ब्रोमिनेशन के केस में चाहे कुछ भी हो जाए, मेजर प्रोडक्ट तो वही बनेगा जिसमें रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से या 2 डिग्री से। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, वो तो उस कंपाउंड में ढूंढ के कि भाई कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, उसको ढूंढ के उस बॉन्ड को ब्रेक करके ही प्रोडक्ट बनाएगा। बिकॉज रिएक्टिविटी रेशियो में बहुत डिफरेंस है, इवन 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए कभी भी वो ब्रोमिनेशन हम करेंगे तो अपन कहेंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बना सकता है CH बॉन्ड ब्रेक करके, बस वही प्रोडक्ट बना दो, बना देंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है, तो ब्रोमिनेशन के केस में तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब अपन बात करेंगे क्लोरिनेशन की। तो मोस्टली देखो यहां पर 1 डिग्री से मेजर प्रोडक्ट बन गया था, जबकि 3 डिग्री से माइनर प्रोडक्ट बना। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी रेशियो देखेंगे हम तो भाई किसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट बताएंगे। यहां पर तो ये रेशियो बहुत डिफरेंस है ना। ब्रोमिनेशन के केस में, क्लोरिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 5:3.8:1। ठीक है, वी गॉट इट हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट। और मैं ऐसे बार बार थोड़ी लिखूंगा, मैं तो यही लिख लेता ऐसे, मुझे बस रेशियो याद होने चाहिए। क्या लिखूंगा? कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन, अज्यूम कर लेते, ठीक है, मान लो मुझे ऐसे गिवन, ये गिवन है। चलो क्लोरिनेशन की बात करें, और क्लोरिनेशन में अपन को पता है 5:3.8:1, मेरे ख्याल से सबको याद है। चलो लिखते हैं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। अब 4 डिग्री में तो CH बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए लिखो क्यों, उसका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। आपको CH बॉन्ड ब्रेक करके मोनोक्लोरिनेटेड बनाना है। ठीक है, अब मैं ना इनके प्रोडक्ट बना देता हूं, इसके ना प्रोडक्ट बनाता हूं मैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे एक बार अपन यहां से लिख देते हैं। एक प्रोडक्ट तो मैं ये बनाऊंगा, दूसरा प्रोडक्ट मैं ये बनाऊंगा, थर्ड प्रोडक्ट मैं ये बनाऊंगा। और फोर्थ प्रोडक्ट में ये बनाऊंगा। ये मेरे लिए फोर्थ प्रोडक्ट। ये बना मेरे पास। अब अपन क्या कहेंगे, आपने तो यहां 1 डिग्री यहां से भी बनाया और 1 डिग्री यहां से भी बनाया, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या? तो अपन कहेंगे नहीं, व्हाई इट इज सो, दोनों का आईयूपैक नेम डिफरेंट है। ये तीनों 1 डिग्री एक जैसे, इनमें से कहीं भी लिखो। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों 1 डिग्री 4 डिग्री से अटैच्ड है, इसमें दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच्ड है। हाउ दीज 1 डिग्री विल बी सेम एज दीज 1 डिग्री? भाई आपने ये थोड़ी कहा हमसे कि एक 1 डिग्री से बनाना, एक 2 डिग्री से बनाना, एक 3 डिग्री से बनाना, मतलब डिग्री अलग होना चाहिए तो ही बनाना। आपने तो ये कहा ना प्रोडक्ट बनाने के लिए कि सारे प्रोडक्ट बना लो आप, तो जिसमें आईयूपैक नेम डिफरेंट आए वो आपके प्रोडक्ट्स हैं।
हाँ तो ठीक है ना, इधर लिखूंगा Cl या इधर लिखूं Cl, IUPAC नेम इज सेम, व्हाइट इज सो, मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे 1 क्लोरो 4,4 डाइमेथाइल, इधर 2, ये डिग्री हटा, अपन लिखेंगे 1 क्लोरो 2,4,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो इधर Cl लिखता हूं, इधर नहीं लिखता हूं, तो अपन कहेंगे ठीक है, अभी भी वही है IUPAC नेम, 1 क्लोरो 2,4,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। मतलब यहां लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है, अब उस 1 डिग्री पे लिख के देख लेते हैं। लो भाई, इस 1 डिग्री पे लिखा, अब क्या करोगे, तो फिर कहेंगे अब ऐसे करेंगे, उसमें क्या, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अपन लिखेंगे 1 क्लोरो 4,2,2 ट्राइमेथाइल, पहले क्या आ रहा था 4,4 ट्राइमेथाइल, मतलब 2,4,4, अब क्या आ रहा है 2,2,4, अलग हो गया ना। तो जो अपन ने यहां लिखा IUPAC नेम इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन जब अपन ने यहां लिखा तो अब क्या हो गया 2,2,4 ट्राइमेथाइल, और पहले क्या आ रहा था 2,4,4, पहले 2 बार 4 आ रहा था, अभी 2 बार 2 आ रहा है, क्या दैट विल बी डिफरेंट, IUPAC नेम डिफरेंट, मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट। आप यहां लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है, ऑब्वियसली बात है, मैं यहां से कर लूंगा। अब वहां पर Cl लिखो, दैट इज IUPAC नेम, अपने 4 कंपाउंड्स, मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। हो सकता है अपन से ये भी पूछ ले हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड। तो देखिए, पहले मैं परसेंटेज लिख दूं, कौन सा परसेंटेज ज्यादा हो। अब इस कंपाउंड में मैं सारा अमाउंट कैलकुलेट करने वाला नहीं हूं, इसको A लिख लेता हूं, इसको B लिखता हूं, इसको C लिखता हूं, इसको D लिखता हूं। देखो भाई अमाउंट कैसे लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, ये ओके, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, ऐसे जल्दी बोल दिया करो यार सर, अगर वो मतलब कोई बात, अच्छा कंटिन्यू हो गया, ठीक है, आ गई, ठीक है। चला गया था, हम्म, मेरा नेट चला गया आरुषि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारे उसमें? था सर, अभी स्टेबल है, बीच में वो वाईफाई चला गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे रुक गए थे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो अपन चेक कर लेंगे, फिर मतलब किसी और को दे देंगे फिर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन बात कर रहे थे, हाँ देखो अब अपन ने क्या किया, अपन ने तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, कौन लिखता वो अमाउंट ऑफ ए अमाउंट ऑफ बी, सीधे लिख दिया अपन ने। भाई ए आपने इससे बनाया था 1:6, 6 CH बॉन्ड है, 1 डिग्री था 1:6, एक CH बॉन्ड है और 3 डिग्री था इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 CH बॉन्ड है 2 डिग्री था तो 2 डिग्री के लिए 3.8 × 2 कर दिया, और ये 9 थे। इन सब में अपन ने चेक किया तो ये आ रहा है मेरे पास 7.6, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, D इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अपन को इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, ये कंपाउंड था सीधा ऐसे लिखा बता दिया, बस अपन को ये ध्यान रखना है, सारे 1 डिग्री जरूरी नहीं एक जैसे होंगे। भाई अगर कोई 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच्ड है और कोई 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच्ड है तो वो अलग अलग होंगे। ये 1 डिग्री जो थे वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच थे, जबकि ये वाले 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन से अटैच थे, दे आर डिफरेंट। तो वो अपन को ध्यान रखना होगा, उसमें गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और हो सकती है कि मुझसे पूछा गया मोनोक्लोरो कंपाउंड कितने हैं,
ये मेजर होता है। इसमें मोनोक्लोरो कंपाउंड कितना है? तो अपन कहेंगे मोनोक्लोरो कंपाउंड 4 आ रहे थे और मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, अपन कहेंगे जब आप नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो पूछोगे ना, इसका मतलब है आप मुझसे पूछ रहे हो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। चलो देखते हैं किसी में कायरल सेंटर बना क्या। ये वाला बन गया, इसके डीएल काउंट करने पड़ेंगे। पहले तो नहीं था ये, क्योंकि इस कार्बन से दोनों CH3 अटैच थे, तो पहले तो नहीं था, अब बन गया। लेकिन ये तो इसका डीएल काउंट करना। इसमें चेक करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इसको एक ही काउंट करना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं, ये कायरल सेंटर हो गया, इसको भी डीएल काउंट करना पड़ेगा। ए का भी डीएल काउंट करना है, सी का भी डीएल काउंट करना है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें आपने सीएल यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों CH3 हैं, तो ये वाला कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 CH3 है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब टोटल कंपाउंड इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका डीएल काउंट करना है, इसका डीएल काउंट करना है, इसका एक एक ही काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए? 6। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अपन अलग अलग डीएल में सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स होंगे ना, इसलिए उन्हें अलग अलग अपन सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज, तो पॉसिबल वाला वर्ड भी अपन से यूज कर सकते हैं। अब इसमें अपन ये बता सकते हैं, सभी के परसेंटेज कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज डी वाले का होगा, उसके बाद सी वाले का परसेंटेज है, उसके बाद इधर ना ए वाले का परसेंटेज है, उसके बाद अपन कहेंगे बी वाले का परसेंटेज है। मतलब डी सी ए बी ये परसेंटेज है। मतलब अमाउंट जो होगा वो इस ऑर्डर में होगा, अमाउंट का रेशियो। परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब का सम करके टोटल बता देंगे, और फिर उसके बाद एक एक का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने बताया। तो अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा इसमें, सो दैट कि अपन हेलोजनेशन ऑफ एल्केन अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलो अपन हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। तो मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, आप उस क्वेश्चन को करो सॉल्व। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज इन अ रिएक्शन। ठीक है, मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको। द रिएक्शन इज CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। इसको मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया लाइट के प्रेजेंस में। फॉर द रिएक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं कंपाउंड को। ये कंपाउंड अपन ने देख लिया क्या है, और उसके बाद अपन चेक करते हैं क्या करना है अपन को। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में अपन लिखते हैं, पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट्स। number of possible products, major product of the reaction, minor product of the reaction, number of resolvable products,
number of products with chiral center. Product of the reaction is optically active. Is optically active. इसको आपको बताना है कि सही है या नहीं. Number of products can be separated by fractional distillation. चलो इतना तो मतलब इतना आई एम राइटिंग जस्ट कि भाई मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से इस टाइप के क्वेश्चन में. तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिखने की कोशिश की. हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करना है, बिल्कुल करना है. मतलब दोनों को करने देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ना हो ना गड़बड़ हो जाए ना, तो अपन उसको भी बोलते हैं वो. दो जगह रिकॉर्डिंग करते हैं. तो तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग में बड़ा अच्छा बनाया था वो, मतलब भेजा था जो लिंक भेजा था उसमें पूरा चैप्टर था, अच्छा बनाया था. ऐसे ही मुझे ORM 1 का भी भेज देना, पूरा कंप्लीट भेजा था तुम लोग. चलो तो इसमें सॉल्व करते हैं अपन, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं. ठीक है ना, कैसे अपन बताएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज मैंने अब तक इसमें थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व किया, तो वही पूछेंगे मोस्टली. रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट का मतलब है कि जिनका डीएल एनंशियोमर्स हो, जिनको अपन ना रिजॉल्व कर सकते हैं. रेजोल्यूशन पढ़ा था ना अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में. रेजोल्यूशन मींस सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. आपको जो आ रहा है आप सॉल्व कर लो, बाकी जो रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट या कोई मतलब है तो मैं उसको बता.
ना चलो शुरू करते हैं। तो एक बार मैं प्रोडक्ट लिख, तो मेरे पास सपोज करते हैं मैं वहां से ही सीएल लिखना शुरू करता हूँ। तो आप अपने, ये ऐसे कर लेता हूँ, आप अपने आप देख लो जो भी प्रोडक्ट आपने लिखा हुआ है ना ए बी सी, उसी के हिसाब से मैं इसको ए ले लेता हूँ यहां पर, फिर मैं बी ले लेता हूँ ऐसे CH3 CH और CH3, ये बी हो गया मेरे लिए। फिर मैं सी यहां से बना लेता हूं, तो ये सी हो गया मेरे लिए, ठीक है ना, ये सी हो गया अपने लिए। और एक और बनाया अपन ने, तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा, मतलब मैं थोड़ा और ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज CH3 CH और इधर भी CH3 है, इधर CH और इधर Cl लिखा है और CH3, और एक मैंने लिखा हुआ है ऐसे, दैट इज CH3, इधर CH3 है, इधर Cl है, इधर CH2 है और CH3, दिस इज दैट प्रोडक्ट है। एक मैंने इससे भी बनाना है, तो इधर से अपन इसको CH2Cl लिख लेते हैं, और एक अपन इसको ऐसे CH3 CH3 CH2 Cl, ये बनाया अपन ने। इसको अपन A लिख लेते हैं, इसको अपन B लिख लेते हैं, इसको C और इसको D। इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, बट मेरे पास 4 बनेंगे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। एक बार मैंने यहां से बनाया, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच्ड है, जबकि ये वाले 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली बात है दे आर डिफरेंट। मैंने अभी भी आपसे कहा था इस क्वेश्चन के पहले कि आप 1 डिग्री को चेक करो वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। इधर ये दोनों 3 डिग्री से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दे आर सेम, जबकि ये वाला 2 डिग्री से अटैच्ड है, तो ये वाला 1 डिग्री अलग होगा इन दोनों 1 डिग्री से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 CH बॉन्ड है और 1 डिग्री है, तो 1 into 3 कर देता हूं। इसमें 2 into 3.8 कर लेता हूं। इसमें 5 into 1 कर लेता हूं, और इसमें 6 into 1 कर लेता हूं। This is the amount. The total amount formed will be 6 plus 5, 11 plus 3, 14 plus 7.6, 21.6. टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर टोटल अमाउंट में परसेंटेज पूछोगे तो कैलकुलेट करके बताऊंगा, अदरवाइज आई एम एबल टू टेल। ये मेरे पास 3 आ रहा है, ये 7.6, ये 5 और ये 6। ये अपने पास A था, ये B था, ये C है और ये D है। ये प्रोडक्ट्स बनाए मैंने। आई थिंक कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आया क्या लिखा मैंने। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स अपने पास 4 हो गए, जो ABCD बताया था। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट में आपने बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूं कितने कायरल सेंटर्स। इसमें मेरे पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें एक कायरल सेंटर है ये वाला, इसलिए मैं उसको ऑप्टिकली एक्टिव बताऊंगा, ये वाला। और इसमें एक ये कायरल सेंटर है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मुझे B का DL लेना पड़ेगा और D का भी DL लेना पड़ेगा। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट में मुझे 6 लिखना पड़ेगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वो बताएगा।
मेजर प्रोडक्ट में विल राइट दैट सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा, इस वाले, तो बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा अमाउंट जिसका होगा वो मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे इन सब में माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो ए वाला हो जाएगा, ए विल बी द माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट हमेशा सेकंड मेजर प्रोडक्ट होता है। माइनर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे कम अमाउंट में होगा, माइनर प्रोडक्ट का मतलब है जो मेजर से कम बना हुआ है, सबसे कम नहीं, उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं रिएक्शन। रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट का मतलब है जो इनइंशोमेरिक फॉर्म में बना हो, ये ना डीएल रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स। तो रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स विल बी बी एंड डी, दे आर रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स which can be resolved into different enantiomers. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद कायरल सेंटर वो दो हो गए, एक बी था एक डी था, इनमें कायरल सेंटर है। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन तो ये था, और ये खुद भी डीएल मतलब रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में 50% डी होगा 50% एल होगा। कभी भी कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्ट करोगे ना, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमेशा ट्रू होगा। अगर आपने किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली इनएक्टिव से रिएक्ट किया ना, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका ORM पर। जब मुझे आप किसी प्रोडक्ट के ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करोगे तो मैं हमेशा रिएक्टेंट देखता हूं। क्या देखूंगा, रिएक्टेंट देखता हूं। ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ना ही ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैंने दो ऑप्टिकली इनएक्टिव को रिएक्ट करवाया है तो प्रोडक्ट कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। इसलिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट क्या थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये फॉल्स होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, और वैसे भी लिखा तो था, आपने बताया तो वो रेसिमिक मिक्सचर है, और रेसिमिक मिक्सचर, ऑल रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर कोई इनएंशियोमर्स हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होंगे, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट अपने पास 6 थे, इनमें से सारे के सारे मोनोक्लोरिनेटेड मैं सेपरेट कर सकता हूं। 4 हो गए, 6 में से बस मैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता जो आपने इनएंशियोमर जैसे काउंट किए हैं, बिकॉज आपने बता रखा है कि इनएंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोडक्ट था। तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट 4, पॉसिबल प्रोडक्ट लिखेंगे तो स्टीरियोआइसोमर भी इंक्लूड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, माइनर प्रोडक्ट
जिसका अमाउंट मेजर से कम होगा, नॉट मिनिमम है। माइनर प्रोडक्ट इज नॉट मिनिमम प्रोडक्ट, इट इज द नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेस देन मेजर प्रोडक्ट। तो 7.6 के बाद 6 वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, आपने नंबर पूछा था, तो ये भी रिजॉल्व हो सकता है, ये भी रिजॉल्व हो सकता है, तो मैं 4 लिखूंगा, क्योंकि एक डी होगा एक बी होगा, दोनों में ही कायरल सेंटर है, तो इसका भी डी काउंट करूंगा, इसका भी डीएल काउंट करूंगा। रिजॉल्वेबल मतलब कितने अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज अ रिजॉल्व which can be resolved into different isomers, D और L isomers। 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद कायरल सेंटर, ऐसे कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट थे जिनमें कायरल सेंटर थे? तो फिर अपन आंसर लिख सकते हैं, दैट इज, अच्छा सेकंड मेजर प्रोडक्ट में अपन ने ये ऐसे, इसका आंसर डी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि सेकंड मेजर प्रोडक्ट इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट, और सेकंड मेजर तो अपने पास डी है, मिनिमम वाला ए होगा, तो वो थोड़ी माइनर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी रॉन्ग। सेकेंड मेजर प्रोडक्ट तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो जाएगा अपने पास बी, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा बी, सबसे ज्यादा कौन सा है अपने पास, ये वाला। ये कौन सा लिया मैंने, ये बी वाला ही तो लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिया अपन ने, ये वाले को, इधर वाले को, फिर डी, बी सबसे ज्यादा है, फिर डी है, और उसके मुझे लगा ये ए लिया मैंने अपन ने, तो उसको देख के मैं लिख दे रहा हूँ, इसको देख के लिखना चाहिए ना। पेपर ने किसको क्या लिया, बी हो गया, डी हो गया, उसके बाद मुझे 5 वाला क्या लिया, ये 5 वाला अपने पास है 3 डिग्री से, 3 डिग्री से कौन सा लिया, सी वाला, तो सी हो गया, और लीस्ट वाला कौन सा आ रहा है अपना, ए वाला। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। सो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, ये माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, जो सेकंड मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को अपन कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, मेरे हिसाब से अपन ने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और माइनर मेजर और सारा पार्ट कर लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको बताओगे आप कि हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर अ कंपाउंड। मेरे पास एक कंपाउंड है, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला मैं, बस पूछूंगा नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, तो पॉसिबल कहा है मैंने आपसे, तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बताने हैं। कंपाउंड इज PH CH CH3, राइट, CH2 CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड है मेरे पास। या फिर मैं इसको एक छोटा कर लेता हूं कार्बन, क्योंकि हमें तो कंसेप्ट से मतलब है, ज्यादा अपन वैसे भी लिखना नहीं चाहते, अपन कंसेप्ट ही लिखना चाहते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स के कितने हैं, Cl2 को रिएक्ट करवाता हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा मैंने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। अब आप आंसर बता दोगे मुझे, नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट जब आप बताओगे तो आप हमेशा ये बताओगे कि रिजॉल्व करने के बाद कितने आइसोमर बने, तो उसको बताना नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, ये नहीं बताना कि कितने प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है। चलो भाई बताओ,
6 बन गए। तो एक आंसर मेरे पास 4 आया है, एक आंसर मेरे पास 6 आया है, इसलिए मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आंसर क्या बताऊं। इसका क्लोरीनेशन नहीं होता है, पीएच का मैंने आपको बताया। सिक्स और 4 ही आंसर आ रहे हैं, और एक आंसर मेरे पास 8 भी आ गया है। सिक्स आंसर आ रहे हैं ज्यादा, 6 और 4 ऑलमोस्ट इक्वल आंसर है, एक ही आंसर 8 आ रहा है, पता नहीं 8 कैसे आ रहा है। देखो भाई कितने आएंगे। ये बने मेरे पास तो 4। चेक करूं? चलो चेक करते हैं। कोई बात नहीं, अब अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 मैंने बनाए, 1 2 3 4 कार्बन आइटम से। चलो देखते हैं इसमें हम, क्योंकि आपने पॉसिबल पूछे थे। तो मैं एक तो स्टार यहां लगा देता हूं, क्योंकि ये कायरल सेंटर होगा, इसलिए इसका डीएल काउंट करूंगा। 2 हो गए। इसमें ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए टू टू द पावर ऑफ n, मतलब 4 तो इसी के हो गए। हाँ जी, इस वाले कार्बन में जब Cl लिख रहे हैं ना, इसमें एक ऑलरेडी कायरल सेंटर था। इसमें जब अपन Cl लिख रहे हैं ना, इधर Cl लिखेंगे तो इसमें 2 कायरल सेंटर हो जाए, और इधर CH3 है और इधर पीएच है, मतलब देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टू टू द पावर ऑफ n मतलब टू टू द पावर ऑफ 2 तो यही हो गया। इसमें ये कायरल सेंटर है, तो इसका भी डीएल हो जाएगा। इसमें भी एक कायरल सेंटर है, तो इसका भी डीएल हो जाएगा। 2 4 6 और प्लस 4 10 हो गए। 10 आ रहे हैं मेरे। देखो भाई एक बार चेक करके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो 10 आ रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबल इज 10, मोनोक्लोरिनेटेड इज 4। पर ने पॉसिबल पूछा था, हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी थी उसमें। समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा उससे, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऐसे करूं, क्वेश्चन मेरे पास सेम है, अब बताओ। बी ऑप्शन, नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स।
थोड़ा जल्दी करो। कितने आए? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। आंसर आया अपने पास, लेट अस चेक। इस कंपाउंड का आंसर कितना होगा? बी वाले का आंसर है। बी वाले में अब अपन क्या करेंगे ना, बी वाले में अपन ऐसे बताएंगे, आपने इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर रखा है, ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर या वाइस होगा, तो अपन को पता है वो फिर फिक्स रखना होता है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आर, ये तो आर ही रहेगा। तो ये वाला तो भाई आर रहेगा, इसमें इधर कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, तो एक ही बना, ये आर है तो आर ही रहेगा, वो रेसमाइज नहीं कर सकता कि इससे आर एस हो जाएगा। भाई यहां पर आपने वेजनेस थोड़ी दिया था जब ऐसे दिया था, ये तो हमारी मर्जी थी ना, हम कुछ भी कर सकते थे इसको, अभी आपने फिक्स कर दिया वो, मतलब ये एक आर एक ही बना बस, इसमें ये वाला कायरल सेंटर है, तो ये वाला आर होगा, तो अपन लिखेंगे आर और एक आर हो गया, और एक आर और एक एस हो गया, मतलब ये तो फिक्स है, लेकिन इसका तो आर एस बताऊंगा ना, तो 2 बनेंगे इसके लिए। तो इसके लिए अपन कहेंगे अब इसका थोड़ी फिक्स है भाई, ये तो जब आपने हेलोजिनेशन किया होगा तो रेडिकल बनाया होगा ना, सीएच बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आपने बताया था रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सीएच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सीएच बॉन्ड ब्रेक होगा तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा तो इसका जो रेडिकल बनेगा वो तो ऐसे बनेगा। अब अगर आप ऐसे रेडिकल बनाओगे इसमें, तो ये वाला सीएच बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा ना, और जब वो सीएच बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो लॉस्ट हो गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 बनेंगे, एक डी और एक एल। क्यों? क्योंकि वहां पर अब ये ऐसे ही आर थोड़ी बनेगा, आर भी बन सकता है और एस भी, क्योंकि ये जो रेडिकल बनेगा ना वो ऐसे होगा, जो रेडिकल बनेगा वो ऐसे होगा, वो एक रेडिकल इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, मतलब जितना Cl2 टॉप साइड से अटैक कर सकता है उतना ही बॉटम साइड से अटैक कर सकता है, तभी तो आप बोलते हो डीएल बनेगा, जितना टॉप साइड से अटैक करेगा उतना बॉटम साइड से, इसलिए तो आप रेसमिक मिक्सचर बोलते हो, क्योंकि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहां पर तो इनमें से इसके अराउंड अगर एक भी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन लॉस्ट हो जाएगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो वो जितना टॉप साइड अटैक हो सकता है उतना बॉटम भी हो सकता है, ये जितना प्रोबेबिलिटी यहां होने का है उतना यहां भी हो सकता है, तो फिर इसका डीएल बनेगा क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक हो गया था। इधर इधर थोड़ी हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करके बनाया, हमने तो इधर वाले बॉन्ड को ब्रेक करके बनाया, तो ये तो आर ही रहेगा, और इसमें कायरल सेंटर नहीं है, मतलब एक ही होगा, ये आर वाला ही होगा बस। तो एक ये बना, 2 ये बने, 2 ये बने और एक ये बना, सो 1 2 2 और 1, नंबर इज 6 बने भाई। मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी बताया कि अगर कोई पार्ट को आप फिक्स कर दो ऐसे क्रॉस वाले स्ट्रक्चर से या फिर वेजडेस से, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता, वो उसको अपन आरएस नहीं बोल सकते, वो या तो आर है या फिर ऐसे, चेक कर लो, ये आर आ रहा था, हमने कहा भाई ये तो फिक्स है। अब जब इसमें सीएल
सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें तो ये कायरल सेंटर बना ही नहीं, तो इसी को R ले लो। इसमें ये नया कायरल सेंटर बना इसके अलावा, तो इधर तो रेसमाइजेशन होगा ना, जो रेडिकल बना होगा वो sp2 रहा होगा, टॉप साइड Cl2 जितना अटैक करने का प्रोबेबिलिटी होगा उतना बॉटम साइड से, तब तो यहां RS बनाना, तो लिखा ना बने एक बार R एक बार S, इस वाले को अपन ने R ही रखा होगा, और इस वाले को अपन कहेंगे इसमें तो आपने ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया, मतलब आपने एक क्रॉस वाले स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो फ्री रेडिकल जो बनेगा CH बॉन्ड ब्रेक होने से, अब उसमें जो नया बॉन्ड बनेगा और जितना टॉप साइड अटैक है उतना बॉटम साइड अटैक भी होगा, तो DL मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा, 50% फ्रॉम द टॉप साइड अटैक, 50% फ्रॉम द बॉटम साइड अटैक। ये वाला, इसमें तो अपन ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया CH, इसकी तो बात ही नहीं की हमने, तो फिर वो वैसे ही रहेगा R, और ये जो CH बॉन्ड ब्रेक करके आपने Cl लगाया उसने रेसमिक, उसने कोई कायरल सेंटर नहीं बनाया, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो फिर मैं एक ही काउंट करूंगा, सिर्फ R जो बना हुआ है टोटल काउंट किया, दैट इज हाउ वी गॉट दैट, आंसर इज 6। देखो भाई थोड़ा सा चेंज करने से आंसर अपना कैसे चेंज होगा, इस पार्ट को ध्यान रखो, ठीक है ना, इस पार्ट को ध्यान रखो। अब मान लेते हैं अपने पास एक ऐसे स्ट्रक्चर, ये वाला बी था, मैं एक और लिखूं, है अच्छा इसमें बताओ हाउ मेनी मोनोक्लोर पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स एंड व्हाट विल बी द अमाउंट्स, अगर ऐसे गिवन है तो अमाउंट कैसे लिखना है इस कंपाउंड में क्लोरिनेशन का वो बताना है। अब मैंने इसमें कोई वेजनेस नहीं लिखा, ना ही क्रॉस वाला, मतलब अपन पॉसिबल की बात कर रहे हैं। ओके we got one answer as 7. मैं यहां पर ABCD लिख देता हूं, इससे मैं A बना देता हूं, तो ये भी A बनेगा, इससे मैं B बनाऊंगा, इससे मैं C बनाऊंगा, इससे मैं D बनाऊंगा और इससे मैं E बनाऊंगा। इससे बनाऊंगा तो
द रेशियो 3, इससे बनाऊंगा तो 7.8, इससे भी 7.8, इससे 5 एंड इससे 6। अमाउंट की बात करनी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू D, उसके बाद A, उसके बाद B और उसके बाद E। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और अगर इक्वल टू बताना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C इक्वल टू D लिखा आपने, C ग्रेटर देन और इक्वल टू D ग्रेटर देन और इक्वल टू C, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब अगर जरूरत पड़ी कि भाई D और C में ज्यादा कौन बनेगा तो मैं बता सकता हूं कि D का अमाउंट ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है, D का अमाउंट ज्यादा क्यों? क्योंकि जब मैं C और D को बनाऊंगा तो CH बॉन्ड ब्रेक करके बनाऊंगा, इसका रेडिकल बनाऊंगा तो 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर इसका रेडिकल बनाऊंगा तो 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें था? D वाले में। वो थोड़ा जल्दी बनेगा C के कंपैरिजन में, इसलिए उसका जो परसेंटेज है फॉर्मेशन का वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इधर C में जब बन रहा है प्रोडक्ट तो 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, और जब D में बन रहा है प्रोडक्ट तो 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों में अमाउंट एक जैसा है लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल अलग अलग, इसलिए मैंने कहा अमाउंट की वजह से मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाया। बट अगर फिर भी आप चाहते हो किसी ऑप्शन में कि नहीं दोनों में से एक को प्रेडिक्ट करो, तो फिर मैं D वाले को प्रेडिक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब अपन कहेंगे भाई प्रोडक्ट बताते हैं अपन। तो जब मैं यहां पर A में Cl लिखूंगा ना, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट लिख लेता हूं, A B C D और E। तो जब मैं A में Cl लिखूंगा तो ये कायरल सेंटर होगा, जब B में Cl लिखूंगा तो ये दोनों CH3 है, इसलिए इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा। जब इधर Cl लिखूंगा तो भी कायरल सेंटर होगा, ये खुद कायरल सेंटर है। जब इसमें Cl लिखूंगा तो भी कायरल सेंटर है। जब इसमें Cl लिखूंगा तो कायरल सेंटर नहीं होगा। दैट इज द आंसर। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो सिर्फ 5 ही होंगे। मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट में अपन स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड नहीं करते। मैंने आपको दोनों वर्ड लिखे, पॉसिबल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट लिखे हुआ, ऑल पॉसिबल मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो फिर अपन चेक करेंगे ए वाले में। ए में जब यहां Cl लिखूंगा तो ये कायरल सेंटर होगा, जब यहां Cl लिखूंगा तो ये दोनों कायरल सेंटर नहीं होगा, ना ही ये कायरल सेंटर होगा, क्योंकि CH3 दोनों सेम है। इधर Cl लिखूंगा तो एक हाइड्रोजन होगा, एक Cl होगा, एक C2H5 और एक आइसोप्रोपाइल, इट्स अ कायरल सेंटर। ये वाला लिखूंगा Cl, इधर Cl लिखूंगा तो इधर भी कायरल सेंटर होगा, इधर Cl लिखूंगा तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। दैट इज द प्रोडक्ट। किसी को डाउट है तो बताओ। अब अपन को पढ़ना होता है नेक्स्ट, दैट इज एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी हैलोजिनेशन होता है।
डी अपन ने ज्यादा इसलिए बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में डी वाला, क्योंकि उसका जब रेडिकल बन रहा था तो 5 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में थे डी वाले में, जबकि सी वाले में 3 ही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे। आप रेडिकल बना के देख लो, जिस कार्बन से अपन ने सी बनाया उस पर रेडिकल बनाओ हाइड्रोजन हटा के, तो 5 ही हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और डी में जिससे बनाया उस कार्बन पे रेडिकल बनाओ एक हाइड्रोजन हटा के, तो 5 हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ज्यादा स्टेबल रेडिकल डी में बन रहा है, इसलिए डी को अपन ने ज्यादा अमाउंट में बताया सी से। Allylic and benzylic substitution, it take place in alkenes. Allylic and benzylic substitution, it take place in alkene. ठीक है ना, it take place in alkene. तो we can say that so allylic or benzylic substitution take place in alkene, or we say that when carbon carbon double bond is present in molecule, when it is treated with halogens at 450 to 600 degrees centigrade, or even we can write that in presence of sunlight or peroxide. मतलब we are talking about free radical mechanism. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये करना है। तो अब अपन ये चेक कर लेते हैं, एंड ऑल्सो इट टेक प्लेस इन, इसमें भी कर सकते हैं तरह से NBS, that is what we call as N-bromo, लेकिन ये B मतलब ब्रोमो के लिए होगा, ब्रोमीन के सब्स्टिट्यूशन के लिए होगा। तो ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन फॉर इट्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले पर ये चेक कर लेते हैं भाई, आपने ये तो बताया कि एल्कीन होना चाहिए या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है एल्कीन है तो मेरे पास ऐसे एल्कीन हो जाएगा। तो अब कार्बन का हाइड्रोजन का वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एल्कीन है, अगर एल्कीन गिवन है मुझे तो ऐसे होगा। तो ये जो कार्बन एटम होते हैं ना, 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं, उनमें से ये कार्बन एटम जो होते हैं, मतलब ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं, ये वाले, दीज आर कॉल्ड एलाइलिक कार्बन एटम। इनको कहते हैं अपन एलाइलिक कार्बन एटम। और जो कार्बन एटम ऐसे होंगे ना, एक मिनट आता, हाँ सर, और बेंजाइलिक की बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें अपन को, जैसे अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एलाइलिक कार्बन एटम, क्योंकि सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि भाई हम एलाइलिक पोजीशन कौन सा बोले। ठीक है भाई, 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उनसे जो भी कार्बन एटम अटैच होगा वो सब एलाइलिक।
तो एलाइलिक कार्बन एटम, तो अपन एक बार और लिख लेंगे अपन उसे, मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूं। तो इसमें ये ना, अब ये दोनों कार्बन एटम फिर डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, तो अपन कहेंगे भाई फिर ये भी एलाइलिक होना चाहिए। बिल्कुल ये भी एलाइलिक है, लेकिन अगर अपन इसको बेंजीन बना दें तो अपन इसको क्या बोल देंगे, भाई है तो ये भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कार्बन अटैच्ड, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये वाला अपना बेंजाइलिक कार्बन एटम, इसको अपन बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो अपन से पूछा भाई एलाइलिक कार्बन एटम कौन से है, बेंजाइलिक कार्बन एटम कौन से है, बस अपन को ये याद रखना है भाई। अपन को बेंजाइलिक भी पता चल गया, एलाइलिक भी पता चल गया, तो अपन ने क्या कहा, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन एटम attached to the carbon atom holding double bond is called एलाइलिक और बेंजाइलिक। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। तो अगर मान लो ये डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं और ये भी sp3 नहीं होता तो फिर मैं उसे एलाइलिक नहीं बोलता। इसलिए मैंने आपसे कहा एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम होल्डिंग द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन एटम। तो यहां भी ये डबल बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा बेंजीन बन रहा है, इसलिए मैंने इसको बेंजाइलिक बोल दिया, वरना मैं एलाइलिक तो बोल ही देता अगर डबल बॉन्ड हटा लो तो, और वो sp3 होना कंपल्सरी। तो अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास ऐसे क्यों, अब बताओ इसको क्या बोले। तो अपन कहेंगे ये वाला एलाइलिक है, इसमें बेंजाइलिक है ही नहीं, बिकॉज बेंजीन ये है और इससे जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड होता है उसको आप बेंजाइलिक बोल सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ठीक है वो sp2 है, इसलिए उसको अपन बोल ही नहीं सकते बेंजाइलिक। लेकिन ये दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो sp3 है, मतलब वहां पर एक एलाइलिक कार्बन एटम है। बेंजाइलिक के लिए बेंजीन से वेरी फर्स्ट कार्बन एटम sp3 होना चाहिए, तो बेंजाइलिक बोल देंगे। लेकिन अगर कोई भी डबल बॉन्ड से sp3 कार्बन एटम अटैच्ड है तो उसको एलाइलिक बोल देंगे। तो ये वाला जो होगा ना ये एलाइलिक हो जाए, ये बेंजाइलिक नहीं होगा। समझ में आया। तो हमें ये पता चल गया कि इट टेक प्लेस इन एल्कीन और द कंपाउंड विच हैज डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द हैलोजेंस। तो अपन क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है sp3 में, क्योंकि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जैसे अभी तक अपन करते आए, CH बॉन्ड में से हाइड्रोजन को हटा दो, हैलोजन को लगा दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो चलो देखते हैं इनको कैसे करना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो एक एग्जांपल, आपने कहा मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। इसको मैंने Cl2 से रिएक्ट करवाया 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं कहूंगा अब ये सारा का सारा सैचुरेटेड तो नहीं है, अगर सैचुरेटेड होता सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते तो कहता आप क्या करते, हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन 5:3.8:1 की बात करता है, ये तो एल्कीन है। तो मुझे इसमें क्या बात करनी होगी, इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करनी होगी। तो एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला एलाइलिक कार्बन एटम है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें आप रिएक्शन कैसे करोगे, तो अपन कहेंगे सीधे सीधा है
इसमें एक CH बॉन्ड ब्रेक करके Cl लगा दूंगा, ये प्रोडक्ट हो गया, ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लीजिए भाई आपने कहा कि मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अपन को ऐसे कर देना है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस कंपाउंड जिनमें मान लो मेरे पास, अब इसमें एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई आपने किया क्या। चेन इनिशिएशन स्टेप, रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो अपन इसलिए तो इसको कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो लेट अस चेक फ्री रेडिकल क्या होता है। समझ में आया? ठीक है, राइट। अपन क्या करेंगे, इस पे इसको फ्री रेडिकल एडिशन है तो ये ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो विल राइट दैट 2 Cl बनेंगे, एक ये रेडिकल हो गया, एक ये रेडिकल हो गया। तो अपन कहेंगे अब क्या होता है, तो ये तो इनिशिएशन स्टेप है, प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो अपन कहेंगे भाई प्रोपगेशन की बात करनी है तो इसमें ये प्रोपगेशन है, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अब तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, क्योंकि आपने बताया था कि जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक हो उसको आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलना, ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। चलो CH बॉन्ड को, इसी को क्यों ब्रेक करें, इनको क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि इसको ब्रेक करने से जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्लस HCl बन जाएगा, जैसे अपन ने पहले किया था, बताया था मैंने मीथेन में आपको। तो अपन कहेंगे ये रेडिकल बन गया विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, इसको होमोलैटिक ब्रेक करके इधर डबल बॉन्ड बना दूंगा, उधर रेडिकल बना दूंगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये रेडिकल बना देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे इसको रिएक्ट करते हैं, फिर ये जो रेडिकल बना ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, तो हमने कब कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड रेडिकल नहीं हो सकता या कार्बोकेटाइन नहीं हो सकता, हो जाए, लेकिन मैं इसको एलाइलिक रेडिकल बोलूंगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता भाई, एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी होता है। अब ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन तो sp2 होता है, तो मैंने कब कहा कि sp2 नहीं हो सकता, कार्बोकेटाइन sp2 तो हो गई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। अपन ने ये कहा कि भाई अगर मान लो ऐसे अपने पास ऐसे, अब अपन कहेंगे भाई ये एलाइलिक है, मान लो 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं, ये sp2 है, इस पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करूं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो स्मॉल बॉन्ड होगा भाई, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इसके बॉन्ड लेंथ से, वाइट इज सो भाई ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले कार्बन से, तो ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, इसलिए मैंने कहा कि जो कार्बन से जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा उसका हाइड्रोजन एटम इजीली ब्रेक नहीं होता क्योंकि वो छोटा बॉन्ड होगा, और जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका CH बॉन्ड बड़ा होगा तो ब्रेक इजीली हो जाएगा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि भाई 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे वो sp3 होना चाहिए, तब भी आराम से सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर अपन कहेंगे चलो इसको ब्रेक कर भी लेता हूं, रेडिकल बन गया। अब रेडिकल बना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों बनाए भाई, और मॉलिक्यूल क्यों करेगा ऐसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप ऑड इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बना रहे हो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में, आ मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आप बना रहे हो, क्यों बनाएगा वो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनाएगा, तो नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनके CH बॉन्ड तो ब्रेक होते नहीं है, क्योंकि उनमें वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके CH बॉन्ड छोटे होंगे, तो अपन बात कर रहे हैं कि उनसे जो अटैच्ड हो वो sp3 हो, क्योंकि sp3 होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो ब्रेक भी हो सकता है आराम से। इसलिए अपन बार बार बात कर रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड को ही एलाइलिक बोलेंगे अपन, ठीक है भाई, ये रेडिकल बन गया। अब अपन क्या करते हैं,
रेडिकल को रिएक्ट करवाते हैं। किससे रिएक्ट करवाएंगे रेडिकल को? अब Cl2 से, क्योंकि ये चेन रिएक्शन होते हैं ना, दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा स्टेप। तो अपन कहेंगे ये बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl और एक Cl रेडिकल बन गया। ये Cl रेडिकल फिर दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर ये बनेगा, फिर Cl2 से ये बना, एक Cl, वापस ऐसे चेन रिएक्शन चलते रहे। ये अपना एलाइलिक सेपरेशन है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, ये तो सिमेट्रिकल बनेगा ना। व्हाट अबाउट अगर अनसिमेट्रिकल रेडिकल बना तो? अनसिमेट्रिकल मतलब तो अपन ऐसे मान लो मेरे पास, मतलब ये प्रोडक्ट, ये मैकेनिज्म है, अपन ने क्या किया, इससे पहले इनिशिएशन किया, फिर अपन को पता है इनिशिएशन स्टेप के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है पहले, उसी को अपन रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रेडिकल बनेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, फिर एक Cl जनरेट होगा, फिर चेन रिएक्शन शुरू, वो Cl इससे रिएक्ट करेगा वापस, ये प्रोडक्ट चलता है। व्हाट अबाउट अगर अपने पास ऐसे कंपाउंड, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है डबल बॉन्ड CH2, मैं इसको Cl2 से रिएक्ट करूंगा। हम सबको पता है दिस इज कॉल्ड द एलाइलिक कार्बोनेट, sp3 का एब्रिडाइज कार्बोनेट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं ऐसे बना देता हूं, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो एलाइलिक कार्बोनेट। लेकिन अपन को पता है कि भाई मैकेनिज्म तो आप ऐसे लिखते हो, चलो लिख के देखते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म लिखूंगा तो मेरे पास ऐसे कितना होगा। अब इसका मैकेनिज्म लिखना होगा इस वाले रिएक्शन का, वो तो हो गया अपना, अपन ने प्रोडक्ट बना लिया। इसमें Cl को पहले रेडिकल में कन्वर्ट किया, फिर मैंने ऐसे बनाया। I got a radical like this, a resonance stabilized radical, CH radical, double bond CH2 प्लस HCl ये बन गया। अब अपन कहेंगे भाई ये ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो अपन कहेंगे बना दो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये ऐसे ब्रेक करो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो अपन ने कहा मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ क्या करें। तो अगर हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसका, क्योंकि एक रेडिकल ये और एक ये, इससे प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल बन गया। ये वाला जो रेडिकल बना था ना, ये 2 डिग्री रेडिकल था और ये 1 डिग्री रेडिकल। बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री? 1 डिग्री। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इससे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे Cl2 रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस Cl रेडिकल, और इससे Cl2 रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट बने मेरे पास। ये वाला प्रोडक्ट तो आपने ये लिखा हुआ है, और इसकी वजह से मेरे पास ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका मतलब है मेरे पास, क्योंकि ये रेडिकल जो बन रहा था, एलाइलिक रेडिकल मैकेनिज्म में जो बन रहा था, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, और रेजोनेंस स्टेबलाइज था तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो। जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा तो मैंने देखा कि भाई दोनों में से इधर वाला रेडिकल जो यहां डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा स्टेबल रेडिकल था, 2 डिग्री था, और ये रेडिकल कम स्टेबल है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो कम स्टेबल है। तो प्रोडक्ट उसी से बनाओ, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, उसको रिएक्ट करने का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बने, इधर 1 डिग्री रेडिकल से बना और इधर 2 डिग्री रेडिकल से बना। ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल था इधर जो था, जिससे ये बनाया, और ये रेडिकल कम स्टेबल था, तो फिर यही ज्यादा अमाउंट में बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसमें रेडिकल जो बना, वो रेडिकल जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कम था, उससे ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डबल बॉन्ड हमें गिवन है, ऐसे एल्कीन हमको गिवन है, तो हम ये चेक कर लेंगे रेडिकल बना के, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे मैं रेडिकल बनाऊंगा, फिर मैं एक बार ये भी चेक कर लूंगा कहीं कोई वो रेडिकल कॉन्जुगेशन में तो नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो जो रेडिकल कम स्टेबल बनेगा उससे प्रोडक्ट बता दूंगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म से देख लिया। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन आता, अगर ये जो है आप ऐसे बता रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे चेक कर लेता हूं भाई, सी पॉइंट में मेरे पास एक बेंजीन है और इस बेंजीन में मैं लिख लेता हूं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैं बेंजाइलिक भी बोलूंगा और एलाइलिक भी बोलूंगा। एलाइलिक इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड से वेरी फर्स्ट कार्बन एटम sp3 और बेंजीन से वेरी फर्स्ट कार्बन sp3, इसलिए ये एलाइलिक भी होगा और बेंजाइलिक भी होगा। इसको मैंने Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, अपन ने इसको रेडिकल बनाया। तो इसका मतलब है पहले मैं हमेशा रेडिकल बनाऊं ना sp3 पे, बिल्कुल आप पहले रेडिकल बनाओ। अब इस तरफ अगर कॉन्जुगेशन करूंगा तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगा, इसलिए इधर तो नहीं करने वाला। उधर कॉन्जुगेशन में एक बार चेक कर लेता हूं, इधर जो कॉन्जुगेशन बनाएंगे ना अपन इसमें, इसका कॉन्जुगेशन में एक बार चेक कर लेता हूं। CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल, अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल था 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी कॉन्जुगेशन में, उधर बेंजाइलिक है, बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें ये कम स्टेबल है रेडिकल। ये रेडिकल कम स्टेबल है तो प्रोडक्ट इसी से बनाऊंगा क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मैं कैसे बना दूंगा, ये प्रोडक्ट बताऊंगा इस रिएक्शन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो अपन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो अपन पहले रेडिकल बनाएंगे और रेडिकल बना के चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई कॉन्जुगेशन तो नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन करके ये देखेंगे अपन कि कौन सा रेडिकल कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल रेडिकल होगा कॉन्जुगेशन करने के बाद, प्रोडक्ट हम उसी से बनाएंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ये आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक रिएक्शंस है। पहले रेडिकल बनाओ, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाओ। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके लेके आएंगे उस क्वेश्चन को। ये होमवर्क अज्यूम कर लो आप, ठीक है। इसमें भी आपको ब्रोमिनेशन करना है, BR लगा देना बस, NBS लिखा है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो ये आप होमवर्क में मुझे करके लेके आओगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 का, ORM 2 का, सेक्शन ए सेक्शन बी नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। शायद किसी ने इसमें भी क्वेश्चन पूछा था, मैं चेक कर लेता हूं। उसमें जो अपन ने किया था ना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले, जो लास्ट क्वेश्चन था सर, 3 डिग्री वाले कार्बन में दोनों कार्बन एटम पे Cl अटैक करेगा ना। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा है तो नहीं, इन दोनों से ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल में भी अपन वो काउंट नहीं करते जिससे आईयूपैक नेम सेम है। आईयूपैक नेम डिफरेंट वाले ही काउंट करते हैं, है ना। वो कह रहा था कि अगर नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा है तो इससे भी बना देते हैं, इससे भी बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, बनाने तो वही है जिसमें आईयूपैक नेम डिफरेंट हो।
ये लो। तो ये 3 आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट एलाइलिक और बेंजाइलिक अपना खत्म हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 दोनों, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड बी आपका होमवर्क है।